नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे पेचीदा चुनावी व्यवस्थाओं में से एक की। जी हां, भारत की चुनावी प्रणाली। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा, भारत में चुनावों को अक्सर लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में उस जोश, उस ऊर्जा और उस अहमियत को दिखाता है जो इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी है। ये वो वक्त होता है जब पूरा देश एक अलग ही रंग में रंग जाता है, बिल्कुल किसी बड़े त्योहार की तरह। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन त्योहारों की जरूरत ही क्या है? मतलब, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए चुनाव इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, अब ये तो मुमकिन नहीं कि हर कोई, हर नागरिक सीधे जाकर कानून बनाने लगे, है ना? तो हम क्या करते हैं? हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी तरफ से, हमारी आवाज बनकर देश के लिए कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। और चुनाव ही वो तरीका है जिससे ये तय होता है कि हमारे प्रतिनिधि होंगे कौन। अच्छा, अब ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। बात हो रही है कंपटीशन की। हम सब देखते हैं कि चुनावों में कितनी खींचतान होती है, कितनी तीखी बहस होती है। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने भी ये सोचा होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने खुली कंपटीशन वाली व्यवस्था क्यों चुनी? क्योंकि वो जानते थे कि यही कंपटीशन नेताओं को जवाबदेह बनाता है। सीधी सी बात है, अगर उन्हें ये डर नहीं होगा कि अगली बार उन्हें फिर से चुना जाना है, तो वो लोगों के लिए काम क्यों करेंगे? यही डर उन्हें काम करने पर मजबूर करता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चुनाव क्यों जरूरी हैं। पर अब सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए अब जरा भारतीय चुनावों की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लेकर वोटों की गिनती तक। तो सबसे पहला कदम, पूरे देश को चुनावी हिस्सों में बांटना। लोकसभा चुनावों के लिए सोचिए, पूरे देश को 543 अलग अलग इलाकों में बांट दिया जाता है, जनसंख्या के हिसाब से। इन्हीं को हम निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है, और वो है आरक्षित सीटें। हमारी संविधान निर्माताओं को ये चिंता थी कि इस खुले चुनावी दौड़ में समाज के कुछ कमजोर तबकों को शायद कभी संसद पहुंचने का मौका ही ना मिले। तो ये पक्का करने के लिए कि पिछड़े और आदिवासी समुदायों की आवाज भी संसद में सुनी जाए, कुछ सीटें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व कर दी गईं। तो एक बार जब ये निर्वाचन क्षेत्र तय हो जाते हैं, तब असली चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले तो वोट देने वालों की एक लिस्ट बनती है, जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। फिर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम देते हैं, यानी नामांकन करते हैं। इसके बाद होता है जोर शोर से चुनाव प्रचार। फिर आता है वोटिंग का दिन, और आखिर में होती है वोटों की गिनती, जिससे तय होता है कि कौन जीता। और ये जो वोटर लिस्ट है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बनी है। एक व्यक्ति, एक वोट। मतलब भारत में 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है। उसकी जाति, धर्म या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका वोट बराबर है। और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि इस लिस्ट को हमेशा अपडेट रखे, ताकि कोई भी वोट देने से छूट ना जाए। अब जो वोट दे सकता है, वो चुनाव लड़ भी सकता है। बस उम्र का थोड़ा फर्क है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल का होना जरूरी है। और हाँ, उम्मीदवारों को अपनी सारी जानकारी, जैसे कि उनके पास कितनी संपत्ति है, वो कितने पढ़े लिखे हैं और क्या उन पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, ये सब कुछ पब्लिक करना पड़ता है, ताकि वोटर्स को पता हो कि वो किसे चुन रहे हैं। चुनाव प्रचार वोटिंग के ठीक 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, और इस दौरान एक आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टी प्रचार के लिए सरकारी गाड़ियों या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना ही धर्म के नाम पर वोट मांग सकती है। मकसद ये है कि चुनाव एकदम निष्पक्ष हो। और वोटिंग के दिन लोग पहले तो बैलेट पेपर से वोट देते थे, पर अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि चुनाव होते कैसे हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये पूरी व्यवस्था वाकई में उतनी लोकतांत्रिक है जितनी होनी चाहिए? चलिए इसका एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। मतलब, इतने बड़े स्केल पर इतनी सारी जटिलताओं के साथ क्या भारत के चुनाव सचमुच में लोकतांत्रिक हैं? ये सवाल हर चुनाव के बाद उठता है, और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इस सिस्टम के लोकतांत्रिक होने के पक्ष में कई ठोस बातें हैं।
पहली, हमारा चुनाव आयोग, जो बहुत ताकतवर और आज़ाद है। दूसरी, लोगों की बढ़ती भागीदारी, खासकर गरीबों और पिछड़े तबकों के लोग अब ज्यादा से ज्यादा वोट डाल रहे हैं। तीसरी, हारने वाली पार्टियां भी नतीजों को मान लेती हैं, जो एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। और शायद सबसे बड़ी बात कि जो पार्टियां पावर में होती हैं वो भी चुनाव हारती हैं। ये दिखाता है कि सत्ता शांति से बदल सकती है, और ये हमारे सिस्टम की एक बड़ी खूबी है। लेकिन कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं होता। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली के सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। जिन उम्मीदवारों के पास बहुत पैसा होता है उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। दूसरी है वंशवाद, मतलब कुछ परिवार ही राजनीति पर कब्जा जमाए रहते हैं। तीसरी बड़ी समस्या है राजनीति का अपराधीकरण, जहां क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को भी टिकट मिल जाता है। और आखिर में कई बार लोगों को लगता है कि बड़ी पार्टियों की सोच और नीतियों में कोई खास फर्क ही नहीं है, तो उनके पास चुनने के लिए अच्छे विकल्प ही कम होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय चुनावी प्रणाली की लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत हैं, पर साथ ही इसके सामने बहुत गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की जान होते हैं। तो असली सवाल ये है कि हम इन चुनौतियों से कैसे निपटें ताकि भविष्य में इस लोकतंत्र की जान को बचाया जा सके। इस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।